रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे। किसके लिए? SN1 अभिक्रिया जो हैं उनके लिए। तो देखो बच्चों, SN1 अभिक्रिया में हमने आपको बताया था कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी जो एल्काइल हैलाइड होता है वो सबसे पहले क्या करेगा, ये जो हेलोजन है X, इसको X माइनस के रूप में बाहर निकाल देता है और क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो हमारा सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है। एंड लास्ट में क्या होता है कि इस कार्बोकैटायन के साथ में नाभिक स्नेही जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है, उत्पाद बन जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि हम इनकी क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये जो हैलोजन है, जितनी जल्दी ये हैलोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा उतनी ही जल्दी हमारा ये जो नाभिक स्नेही है वह इस R के साथ में जुड़ जाएगा। भाई X बाहर निकलेगा तभी तो इस पर R पॉजिटिव आएगा, और R पॉजिटिव आएगा तो नाभिक स्नेही इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, उसके साथ में जुड़ करके उत्पाद बनाएगा। सीधी बात है, सिंपल है कि क्रियाशीलता का जो क्रम है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि ये जो हैलोजन है वो कितनी जल्दी बाहर निकलेगा। ठीक है। अब इस X का बाहर निकलना किस पर निर्भर कर रहा है, तो ये जो X है इस हैलोजन का बाहर निकलना निर्भर कर रहा है यहाँ जो हमारा एक कार्बोकैटायन बना है इसके स्थायित्व पर। ठीक है। मतलब हैलोजन कब आसानी से बाहर निकल जाएगा, हैलोजन तब आसानी से बाहर निकलेगा जब यहाँ ये बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वह कैसा होगा, वह अधिक स्थायी होगा, तो हैलोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा। यानी इस X के जाने के बाद में भी हमारा R जो है वो कैसा रहता है, स्थायी रहता है। बनने वाला कार्बोकैटायन कैसा है, अधिक स्थायी है। तो ऐसी स्थिति में जो अपना एल्किल ग्रुप है इस हैलोजन को आसानी से बाहर निकलने देगा। यदि X के बाहर निकलने पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो कम स्थायी है, तो ऐसी स्थिति में जो अपना एल्किल ग्रुप है इस हैलोजन को बाहर नहीं जाने देगा, और बाहर नहीं जाने देगा तो नाभिक स्नेही भी नहीं जुड़ पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यदि हैलोजन के बाहर निकलने पर बनने वाला कार्बोकैटायन अधिक स्थायी है तो ऐसी स्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता भी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो सीधा किस पर निर्भर कर रहा है, कार्बोकैटायन पर। तो यानी मैं कह सकता हूं कि SN1 अभिक्रिया के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसके लिए, SN1 अभिक्रिया के लिए, वह क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के स्थायित्व के समानुपाती होता है। कार्बोकैटायन हमारा जितना अधिक स्थायी होगा एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वह भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यदि हम कार्बोकैटायन के स्थायित्व की बात करें तो क्या होता है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है। सारा खेल कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर कर रहा है, तो कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकैटायन, CH3 CH2 पॉजिटिव इथाइल कार्बोकैटायन, CH3 CH से नीचे जोड़ दिया CH3 और यहाँ लगा दिया हमने पॉजिटिव, तो ये है हमारा आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, CH3C CH3 CH3 और यहाँ इस पर लगा हुआ है प्लस, तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो ये कुछ कार्बोकैटायन है हमारे पास में। ठीक है। ये मिथाइल कार्बोकैटायन हो गया, ये इथाइल कार्बोकैटायन हो गया। जब कार्बोकैटायन यानी धनावेशित कार्बन से केवल एक बॉन्ड यानी एक कार्बन जुड़ा है तो ये हमारा 1 डिग्री होता है। अब इस प्लस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 2, एक ये, तो ये हो गया 2 डिग्री। और यहाँ पर प्लस वाले कार्बन से कितने कार्बन, 1 2 3 जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री हो गया। ठीक है।
अब इनमें हमें कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम देखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो अपना ये मिथाइल ग्रुप होता है CH3, ये प्लस आई प्रभाव जो है वो शो करता है। और प्लस आई प्रभाव में क्या होता है कि कोई भी जो ग्रुप है वह बंद के इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ क्या कर देता है, सरका देता है, आगे की तरफ भेज देता है। देखो यहाँ मिथाइल ग्रुप में यदि हम बात करें, मिथाइल कार्बोकैटायन जो है, इसमें इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं, केवल 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी समूह नहीं है प्लस ए वाला जो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को कंप्लीट कर पाए, इसको सेटिस्फाई कर पाए। तो इसलिए ये जो CH3 प्लस होता है वो सबसे कम स्थायी होता है। लेकिन यहाँ यदि इथाइल में बात करें तो एक मिथाइल ग्रुप आ गया, एक प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप आ गया, जो क्या करेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव कार्बन की तरफ भेजेगा, जिससे इसके स्थायित्व में वृद्धि होगी। ठीक है, जबकि 2 डिग्री में देखें तो 2 हमारे पास में मिथाइल ग्रुप में प्लस आई प्रभाव वाले, तो ये भी बंद के इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ भेजेगा, प्लस वाले कार्बन की तरफ भेजेगा, और ये भी भेजेगा। ठीक है, अब 2 समूह भेज रहे हैं तो इसका मतलब इसके स्थायित्व में और वृद्धि होगी। जबकि 3 डिग्री वाले में देख रहे हैं तो कितने समूह हैं, 3 समूह हैं। ये बंद के इलेक्ट्रॉन को प्लस वाले कार्बन की तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये और भी अधिक स्थायी होगा। तो हमने क्या पाया, तो हमने पाया कि मिथाइल कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे कम स्थायी होता है। इससे अधिक इथाइल कार्बोकैटायन यानी 1 डिग्री वाले होंगे, उससे अधिक 2 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होते हैं। और सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है। ठीक है, और हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और हमने देखा है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जो कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होगा उससे रिलेटेड एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता भी ज्यादा होगी। तो क्या पाया हमने कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी है, और मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे कम स्थायी है। तो इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमें किससे मिलेगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से। तो जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, उससे कम क्रियाशीलता किसकी होगी, 2 डिग्री की, उससे कम किसकी होगी, 1 डिग्री की, उससे कम होगी मिथाइल हैलाइड की। यानी मैं कह सकता हूं, यदि हमारे पास में मिथाइल हैलाइड दे रखा है CH3CH2X, इथाइल हैलाइड दे रखा है CH3CH3X, ये आइसोप्रोपाइल हैलाइड हो गया, और ये हो गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। ठीक है, तो मिथाइल हैलाइड जो होते हैं इनकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि जब इसका X हटेगा तो हमारे पास में कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, मिथाइल कार्बोकैटायन, और मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे कम स्थायी है। इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे कम होगी। इसमें बात करें इथाइल हैलाइड में, तो इथाइल हैलाइड में X के निकलने के बाद में कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, इथाइल कार्बोकैटायन, जो इस मिथाइल समूह के प्लस आई प्रभाव की वजह से मिथाइल की तुलना में कैसा है, अधिक स्टेबल है। तो मिथाइल हैलाइड से क्रियाशीलता इथाइल हैलाइड की ज्यादा होती है, और ये कौन सा, 1 डिग्री वाला। और यहाँ आइसोप्रोपाइल हैलाइड कौन सा है, 2 डिग्री वाला। तो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री वाले जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, क्योंकि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, और 2 डिग्री से ज्यादा क्रियाशीलता किसकी अधिक होगी, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता अधिक होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि SN1 रिएक्शन के लिए जो हेलो एल्केन है या एल्काइल हैलाइड है उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, तो सबसे कम क्रियाशीलता मिथाइल हैलाइड की, उससे अधिक 1 डिग्री वाले की, उससे अधिक फिर 2 डिग्री वाले की, और उससे अधिक 3 डिग्री वाले की होती है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। इसके लिए हम ट्रिक बना सकते हैं कि यदि हमें SN1 रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता का क्रम देखना है एल्काइल हैलाइडों के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम 1 2 3 नंबर पर क्या करना है, हमें डायल करना है। तो जब इस नंबर पर आप डायल करोगे अपने मोबाइल से, तो यहाँ पर आपको SN1 रिएक्शन की क्रियाशीलता के क्रम की जानकारी मिल जाती है। इसका मतलब 1 डिग्री वाले जो है
वो कम क्रियाशील होंगे, उससे अधिक 2 डिग्री वाले होंगे, और उससे अधिक 3 डिग्री वाले होंगे। तो ये कुछ तरीका है जिससे कि हमें याद रहेगा, कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में ही। अब देखो यहाँ हमने क्या पाया, तो यहाँ यदि हम बात कर रहे हैं तो X यानी हेलोजन हमारे कैसे होंगे, सेम होंगे। यानी जो भी हमारे लिए एग्जाम्पल दे रखा होगा क्वेश्चन में, वहां पर हेलोजन क्या होगा, सेम। जैसे मान लो कि इसमें Cl है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है और इसमें भी Cl होगा, यानी सभी में हेलोजन सेम होगा। क्या हो यदि हेलोजन हमारा कैसा हो, डिफरेंट हो। ठीक है, यदि हेलोजन असमान हो। ठीक है, अब देखो हेलोजन असमान होगा तो सीधी सी बात है, जो अपने एल्काइल ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। दोनों तो अलग अलग हो नहीं सकते। यदि हेलोजन असमान है तो एल्काइल ग्रुप कैसा होगा, सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल ले, यानी मैं ये लिख सकता हूं पहले RF, RCl, RBr और RI। तो इन सब में आप देख सकते हो कि हेलोजन अपने अलग अलग है, लेकिन जो भी मैंने एल्किल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप ले रखा है वो कैसा होगा, सेम। जैसे यहाँ मिथाइल 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 मिथाइल, या फिर यहाँ इथाइल 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 इथाइल, कुछ भी ले सकते हैं, सेम। तो ऐसी कंडीशन में SN1 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये सारे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री होंगे, या 2 डिग्री होगा, या 3 डिग्री होगा, क्योंकि एल्किल ग्रुप कैसा है, सेम। तो हमेशा याद रखना, इस कंडीशन में जैसे जैसे हेलोजन का आकार बढ़ेगा तो एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। यानी RF से अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, RCl की। RCl से अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, RBr की। और RBr से अधिक क्रियाशीलता कौन प्रदर्शित करता है, RI। एल्किल आयोडाइड अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। क्यों, तो यहां पर हम क्रियाशीलता देखने के लिए हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कार्बन हेलोजन बंध की वियोजन ऊर्जा को, या वियोजन एंथैल्पी कह सकते हैं हम। ठीक है, स्थिर दाब पर ऊर्जा को ही हम किस ऊष्मागतिकीय के फलन से व्यक्त करते हैं, एंथैल्पी। तो बात एक ही है। तो कार्बन हेलोजन बंध की वियोजन एंथैल्पी देखते हैं। तो जिस बंध की वियोजन एंथैल्पी कम होगी, यानी जो बंध आसानी से टूट जाएगा, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो देखो, जिसका आकार छोटा है, फ्लोरीन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, विद्युत कैसी होती है, अधिक होती है। तो इसका मतलब ये RF बंध जो है वो कैसा होगा, मजबूत होगा, आसानी से टूटेगा नहीं। तो यानी इस बंध की, RF बंध की जो बंध वियोजन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। तो ये बंध आसानी से टूटेगा नहीं, तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम। जबकि RI में बात करें तो यहाँ पर जो आयोडीन है इसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, विद्युत कैसी होती है, कम होती है। तो इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जिसकी बंध वियोजन एंथैल्पी कम होगी तो यानी ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता कैसी है, अधिक है। ठीक है, तो ये होता है SN1 रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से SN1 रिएक्शन अपनी कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन बोर्ड में जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो कैसे पूछे जाते हैं, तो हम जब SN2 रिएक्शन को पढ़ लेंगे तो दोनों को एक साथ करके जो है मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिलहाल में हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं SN1 के बाद में, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है। नेक्स्ट जो इसका टाइप होता है वो है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम इन शॉर्ट SN2 अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया। और इस रिएक्शन को हिंदी में द्विअणुक नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए SN2 अभिक्रिया की बात करें, इसकी मैकेनिज्म की, तो SN2 अभिक्रिया जो है वह ओनली वन स्टेप में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, हमेशा याद रखें, सॉरी, SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होती है, जबकि SN2 रिएक्शन जो होती है वो 1 स्टेप में होती है। तो इसके ऊपर जो 2 लगा हुआ है, इनसे हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो हम SN1 रिएक्शन में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, इस 2 का मतलब जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, यहाँ ये जो 2 है वो ये बताएगा कि ये अभिक्रिया जो है, यानी इस अभिक्रिया का जो वेग है वो कितने अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, अभिक्रिया कितने पद में होती है यह नहीं समझा, तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। SN2 अभिक्रिया कितने स्टेप में होगी, तो केवल 1 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसे होती है। तो देखो, हमने जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मिथाइल हैलाइड लिया हमने CH3X, या मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं Cl, ठीक है, X का। तो ये हो गया हमारा मिथाइल क्लोराइड। अब इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमें किससे करानी है, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक से करवानी है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कौन सा, अपन नेगेटिव वाला। तो जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया OH नेगेटिव। ओके, हमें कौन सी रिएक्शन करवानी है, इसकी SN2 रिएक्शन करवानी है। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, 1 स्टेप में होती है। तो देखो क्या होगा इस रिएक्शन में, तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा, ये जो नाभिक स्नेही है, ठीक है, ये जो नाभिक स्नेही है OH को क्या करना है, ये जो कार्बन है, कार्बन हेलोजन बंध का जो कार्बन है, इस पर क्या करना, आक्रमण करना। ठीक है, अब लेकिन यदि ये जो OH है ये इसके सामने से आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये इसके ऐसे घूम करके यूं पीछे की तरफ जाएगा और पीछे से इस कार्बन के साथ में जुड़ने की कोशिश करेगा, यानी पीछे से इस पर आक्रमण करेगा। ठीक है, क्यों, सामने से क्यों नहीं कर रहा भाई, तो सामने से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सामने कौन बैठा है, हेलोजन बैठा है, ClX बैठा है। ठीक है, तो ये जो हेलोजन है वह OH को जुड़ने नहीं देगा, सामने नहीं आने पाएगा। ठीक है, तो ये इसको सामने से आने के लिए रोकेगा। क्यों रोकता है, क्योंकि देखो ये भी अपना नेगेटिव होता है। ठीक है, Cl पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव वाले क्या एक दूसरे के पास में आएंगे, क्या रिपल्सन फोर्स काम करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से OH माइनस जो है वो सामने से तो अटैक करेगा नहीं, वो क्या करेगा, इस कार्बन पर पीछे से जाकर के क्या करता है, आक्रमण करता है। तो देखो क्या होगा, जब ये पीछे से आक्रमण करेगा तो कार्बन के साथ में बंध बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, और जैसे जैसे नाभिक स्नेही और कार्बन का बंध बनेगा तो कार्बन और हेलोजन जो है इसका बंध टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक अवस्था हमारी बनती है, जिस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होगा, जो हमारा नाभिक स्नेही है OH वह कार्बन के साथ में बंध बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, और जो हेलोजन वाला बंध है वो धीरे धीरे क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, 3, वो किस तरीके से आ जाएंगे, अब एक हाइड्रोजन ऊपर और जो 2 हाइड्रोजन है उनको हम कहाँ लिख देंगे, नीचे की तरफ लिख देंगे। तो इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा, विन्यास हो जाएगा। तो ये जो अवस्था है जिसमें कि नाभिक स्नेही और कार्बन का बंध जो है वो बनने की अवस्था में होता है, बना नहीं है, बनने की अवस्था में होता है, और कार्बन हेलोजन बंध जो है वो टूटने की अवस्था में होता है। ठीक है, टूटा नहीं होता है। तो इस अवस्था को जो है हम ट्रांजिशन स्टेट या हिंदी में संक्रमण अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जबकि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, जबकि SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होती है। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, इन द लास्ट
ये जो नाभिक श्रेणी है वो कार्बन के साथ में बंध बना लेगा पूरी तरीके से और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। और OH के लिए क्या आ जाएगा? एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। कॉमन नेम है, IUPAC नेम आप जानते हो क्या बोलते हैं इसको? हम मेथेनॉल बोलते हैं। और हेलोजन का क्या हुआ? तो हेलोजन जो है वो हमारा X नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। X नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से होती है SN2 रिएक्शन। कितने स्टेप में होगी? एक स्टेप में। ठीक है, क्या होगा? नाभिक स्नेही जो भी हमारा एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, उसमें जो कार्बन हेलोजन बंद है उसके कार्बन पर हमेशा कहां से अटैक करेगा? पीछे से अटैक करेगा। ध्यान रखें। कौन सी अवस्था बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था। इस अवस्था में कोई भी बंध ना तो पूरी तरीके से बना होता है और टूटने वाला बंध ना पूरी तरीके से टूटा होता है। लास्ट में नाभिक स्नेही और कार्बन के बीच का बंध बन जाएगा, वही हमारा प्रोडक्ट होगा। और जो हेलोजन है वो वहां से प्रतिस्थापित हो जाएगा X नेगेटिव के रूप में। ठीक है, तो ये होती है SN2 रिएक्शन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देखते हैं, जैसे कि हमने SN1 रिएक्शन में भी पढ़ा था उसी तरीके से। तो देखो, जैसे कि SN1 रिएक्शन आपने पढ़ी है तो उसका अपोजिट ही चल रहा है, अब तक आपने देखा है। तो सेम आगे भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो आगे देखें। देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, यदि मैं इसकी बात करूं कि SN2 अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया दर है, ठीक है, अभिक्रिया दर जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो चूंकि अभिक्रिया एक पद में हो रही है, ठीक है, और अभिक्रिया दर यानी अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो अभिकारक क्या थे इसमें? तो अभिकारक हमारा एल्काइल हैलाइड था। भाई रिएक्शन हम किसके बीच में करवा रहे हैं? एल्काइल हैलाइड और नाभिक स्नेही, इन दोनों के बीच में तो रिएक्शन हो रही है। तो ये दोनों क्या है? हमारे अभिकारक। तो यहाँ एल्काइल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, SN1 रिएक्शन में केवल किस पर निर्भर करता था? एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर, क्योंकि वो दो पद में हो रही थी। पहले पद में ही एल्काइल हैलाइड आ रहा था, ठीक है, इसलिए उसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। लेकिन SN2 रिएक्शन में जो अभिक्रिया दर है वो एल्काइल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, कितने अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है? 2। इसी वजह से इसको द्विव अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। तो समझ में आ गया 2 का मतलब क्या है? 2 हमने क्यों लगाया? क्योंकि इस अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है या अभिक्रिया दर है वह दो अणु एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसको SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इस रिएक्शन के लिए, तो SN2 अभिक्रिया की जो कोटि है यानी जो ऑर्डर है वो कितना होता है? 2। तो जो भी SN2 अभिक्रिया है उनके लिए कोटि का मान हमेशा कितना होता है? 2। इसी वजह से इन रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, SN2 रिएक्शन कराने के लिए हमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन करवाने के लिए जो हमें सॉल्वेंट चाहिए यानी विलायक चाहिए वो कैसे नेचर का होना चाहिए? पोलर एप्रोटिक नेचर का होना चाहिए। तो यानी पोलर यानी ध्रुवीय होना चाहिए, एप्रोटिक का मतलब H पॉजिटिव देने की क्षमता ना हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल इसका THF। ठीक है, THF का फुल फॉर्म होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो देखो SN2 रिएक्शन में एक घटना होती है जिसको हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्सन। ठीक है, वाल्डन इन्वर्सन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाल्डन प्रतिलोमन बोलते हैं। वाल्डन प्रतिलोमन। देखो प्रतिलोमन की बात करें तो प्रतिलोमन का मतलब ही होता है उल्टा होना। तो किसी चीज का उल्टा होना प्रतिलोमन मतलब होता है। वाल्डन साइंटिस्ट का नाम है। होता क्या है, देखो इस रिएक्शन में यदि हम बात करें, इस रिएक्शन में क्या होता है, तो इस रिएक्शन में जो हमारे पास में उत्पाद बनता है, ठीक है, उसका विन्यास जो है वो अभिकारक के विन्यास से क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि यदि हमारा अभिकारक जो है वो प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा है तो उत्पाद उसे कौन सी दिशा में घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देगा। समझें इसको एग्जांपल से। ठीक है, जैसे कि एक एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं इसमें हम। ठीक है, तो कार्बन हेलोजन होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो X तो होगा ही होगा, उसके अलावा कोई 3 समूह और जुड़े होंगे। ठीक है, अब ये वाल्डन प्रतिलोमन, SN1 रिएक्शन में आपने पढ़ा था रेसिमे मिश्रण, ये सारे जो गुण होते हैं वो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक यानी ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों के होते हैं। ठीक है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कौन से होते हैं, तो ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को या तो क्लॉकवाइज दिशा में घुमाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाए। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। अब प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है इसमें ये जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, क्रेल कार्बन। कौन सा होना चाहिए, क्रेल कार्बन। और क्रेल कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, इससे जुड़े चारों समूह कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। क्रेल कार्बन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्टार से। ठीक है, तो अब देखें, तो यदि हमारे पास में कोई एक ऐसा एल्काइल हैलाइड मौजूद है जिसमें क्रेल कार्बन है और उसकी रिएक्शन नाभिक स्नेही के साथ में करवा रहे हैं, तो नाभिक स्नेही SN2 रिएक्शन में क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। ठीक है, पीछे से अटैक करेगा, X को यहां से प्रतिस्थापित करेगा, तो NU जो है वो इस साइड में जाकर के जुड़ेगा, B जो है इसकी स्थिति जो है वो चेंज हो जाएगी, ऊपर कौन है A और नीचे हो जाएगा C। हेलोजन जो है वो किसके रूप में निकल गया, X माइनस के रूप में। तो क्या हो गया, यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो कार्बन से जुड़े समूहों की पोजीशन चेंज होने की वजह से इनका विन्यास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब यदि ये जो यौगिक है, मान लीजिए कि यदि ये डी आइसोमर है, डी आइसोमर है, इसका मतलब ये प्रकाश के तल को कौन सी दिशा में रोटेट करेगा, घुमाएगा, क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, एल आइसोमर बनेगा। यानी ये प्रकाश के तल को कौन सी दिशा में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करेगा, यानी घुमा देगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारा जो अभिकारक है वो कौन सा था, डी आइसोमर था, प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा था। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो कौन सा है, एल आइसोमर है, प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा है। ठीक है, तो ये जो घटना है इस घटना को ही वाल्डन प्रतिलोमन कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए वाल्डन प्रतिलोमन क्या होता है तो क्या लिखेंगे, तो वाल्डन प्रतिलोमन वह घटना है जिसमें उत्पाद का विन्यास जो है वह अभिकारक के विन्यास के विपरीत हो। यानी यदि अभिकारक प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है तो बनने वाला उत्पाद उसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा। इसी घटना को वाल्डन प्रतिलोमन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। SN2 रिएक्शन में तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, आप ध्यान रखें। अब जैसे हमने SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था उसी तरीके से हम SN2 रिएक्शन के लिए देखते हैं।
ठीक है, देखो तो हमें क्या देखना है, हमें पढ़ना है अब आगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन के लिए इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? सिंपल। तो देखो क्या देखते हैं हम इसमें, तो यदि हमारा एल्काइल हैलाइड है, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ मिथाइल हैलाइड का, ये मैंने मिथाइल हैलाइड ले लिया, ये हमारा नाभिक स्नेह हो गया। हमें कौन सी रिएक्शन करवानी है? SN2 रिएक्शन। तो मैंने बताया SN2 रिएक्शन में नाभिक स्नेह क्या करेगा, इसके पीछे से आक्रमण करेगा, घूम करके जा रहा है। अब देखो यहाँ पर इसने नाभिक स्नेह क्या किया है, इस H को जो है यहाँ से इसको क्रॉस किया है। अब ऐसा नहीं ऊपर से करे, ये यहाँ से नीचे से भी इस तरीके से भी जा सकता है, ठीक है, तो वो सेम ही बात है, ऐसे कुछ नहीं है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, नाभिक स्नेह को इस H को पार करना पड़ रहा है। अब खुद सोचो यदि यहाँ पर कोई भी समूह जुड़ा है, उसका आकार क्या छोटा है, तो कोई छोटे समूह को पार करने के लिए इसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इस H का यदि आकार यानी कोई ऐसा समूह जुड़ जाए जिसका आकार बड़ा हो, ठीक है, जैसे समझे C, अब यहां पर कोई ये समूह जुड़ा है, मान लो ये इतना बड़ा समूह जुड़ा है, ठीक है, और ये हमारा नाभिक स्नेह है। अब इसको पीछे से आक्रमण करना है, तो देखो किस तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, घूम करके फिर वापस से यहां आना पड़ेगा। आना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि यहां पर जो कार्बन हैलोजन बंध है, उस कार्बन से जुड़े हुए जो समूह हैं उनका यदि आकार बढ़ेगा, तो नाभिक स्नेह आक्रमण के लिए क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। इस बाधा को हम क्या बोलते हैं, त्रिविमीय बाधा, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिविमीय बाधा, ठीक है। तो नाभिक स्नेह जो आक्रमण कर रहा है कार्बन पर, तो यदि उसके लिए त्रिविमीय बाधा ज्यादा होगी तो आक्रमण नहीं कर पाएगा, तो यानी क्रियाशीलता कम होगी। जबकि यदि त्रिविमीय बाधा कम होगी, त्रिविमीय बाधा कब होगी, जब कार्बन से जुड़े हुए समूह का आकार क्या हो, छोटा हो। तो ऐसी स्थिति में नाभिक स्नेह बड़े आसानी से आक्रमण कर देगा, इसका मतलब क्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो यहाँ सिंपल सी बात है, मैं कह सकता हूं कि यहाँ रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वह त्रिविमीय बाधा के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस को हम क्या बोलते हैं, त्रिविमीय बाधा, ठीक है, सिंपल। त्रिविमीय बाधा ज्यादा होगी, क्रियाशीलता कम होगी, त्रिविमीय बाधा कम होगी, क्रियाशीलता अधिक होगी। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखूं तो देखो, हमने यहां लिया मिथाइल हैलाइड, उसके बाद मैंने लिखा यहां पर CH3 CH2 X इथाइल हैलाइड, फिर मैंने एग्जांपल लिया CH3C CH3 H X आइसोप्रोपाइल हैलाइड, और ये हमने ले लिया एक कार्बन से 3 CH3 जोड़ दिए और X लगा दिया, तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ये मिथाइल हैलाइड है, ठीक है। अब मैं 3 डिग्री से बात कर रहा हूं। यदि 3 डिग्री में नाभिक स्नेही को आक्रमण करना है, तो देखो CH3 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 मैथिल ग्रुप है तीनों तरफ, आकार क्या होता है, हाइड्रोजन की तुलना में बड़ा होता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में ऊपर भी मिथाइल बड़ा आकार वाला समूह है, नीचे भी मौजूद है,
चलो इन दोनों को कैसे भी पार कर ले तो फिर पीछे भी एक बड़े आकार वाला समूह मौजूद है। तो कहने का मतलब 3 डिग्री वाले जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनमें नाभिक स्नेह के आक्रमण के लिए त्रिविमीय बाधा सबसे ज्यादा है, और त्रिविमीय बाधा सबसे ज्यादा होगी तो उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी। ठीक है, यहाँ पर कितने समूह है? 2। तो यहाँ से आक्रमण करना तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से कर सकता है, जो भी चांसेस बनने वो यहाँ से कर सकता है। तो एक रास्ता तो खुला, तो इसका मतलब 2 डिग्री में नाभिक स्नेह के आक्रमण के चांसेस हैं, यानी क्रियाशीलता ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होगी SN2 रिएक्शन में। जबकि 1 डिग्री में देखें हाइड्रोजन है दोनों ऊपर नीचे छोटे छोटे आकार वाले, तो यहाँ नाभिक स्नेह का आक्रमण जो है बड़े आराम से होगा। तो 1 डिग्री वाले के लिए क्रियाशीलता और भी ज्यादा। और मिथाइल हैलाइड में बात करें तो भाई मेरे ऊपर भी H, नीचे भी H और साइड में भी H। तो तीनों समूह कैसे हैं? छोटे आकार वाले हैं, इससे छोटा तो कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं है। हाइड्रोजन सबसे छोटा आकार वाला होता है, तो यहाँ पर नाभिक स्नेह का आक्रमण बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब मिथाइल हैलाइड जो होते हैं उनकी क्रियाशीलता SN2 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा होती है। सिंपल, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता का क्रम क्या हो गया? ठीक है, तो याद रखें इसमें, तो यदि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर देख रहा हूं SN2 रिएक्शन के लिए तो ट्रिक क्या बन जाएगी? 3 to 1। 3 डिग्री की सबसे कम, उससे ज्यादा 2 डिग्री की, और उससे ज्यादा फिर 1 डिग्री की। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है SN2 रिएक्शन के लिए। ठीक है, लास्ट इसमें भी एक टर्म देख लें। हैलोजन आपका कैसा है? असमान है। ठीक है, अब हैलोजन असमान होगा तो सीधी सी बात है एल्किल ग्रुप तो कैसा होगा? समान होगा। यानी यदि मेरे पास में RF, RCl, RBr और RI दे रखे हैं और हमें यहाँ इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी क्रियाशीलता का क्रम देखना है, और किसके लिए देखना है? तो SN2 रिएक्शन के लिए देखना है। तो क्या क्रम होगा? ठीक है, हमने पाया था SN1 रिएक्शन के लिए RI का क्रम RI की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, तो SN2 रिएक्शन के लिए क्या होगा? उल्टा। अब तक तो ये पढ़ना उल्टा हो जाएगा, नहीं इसमें नहीं होता। तो देखो यहाँ कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, हमने तो ये देखा है SN2 रिएक्शन के लिए जो क्रियाशीलता है उसको कौन प्रभावित कर रहा है? त्रिविमीय बाधा। अब त्रिविमीय बाधा वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एल्किल ग्रुप तो कैसा है? सेम होगा ना। यदि ये 3 डिग्री है, मान लो कि हमने 3 डिग्री है वाला ले रखा है, ये 3 डिग्री है तो ये भी 3 डिग्री को होगा, ये भी 3 डिग्री हो, ये भी 3 डिग्री। यदि ये मैथिल है तो ये भी मैथिल होगा, ये भी मैथिल होगा, ये भी मैथिल होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविमीय बाधा वाली तो कोई बात ही नहीं है। सारा जो क्रियाशीलता जो डिपेंड कर रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है? हैलोजन, यानी कार्बन और हैलोजन वाले बंध पर। ठीक है, कौन आसानी से टूटेगा? तो अभी हमने पढ़ा है कि जो कार्बन और आयोडाइड वाला जो बंध है, ठीक है, CI जो बंध है, उसकी बंध वियोजन ऊर्जा बहुत कम है, बहुत आसानी से टूट जाता है। तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है? चाहे SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, किसी के लिए भी पूछे हमेशा RI की क्रियाशीलता ज्यादा है। यानी जैसे जैसे आप बढ़ोगे RF से RCl, RCl से RBr और RBr से RI, तो हमेशा क्रियाशीलता बढ़ेगी, चाहे SN1 रिएक्शन में पूछे चाहे SN2 है। तो क्रम क्या हो गया? RF से अधिक क्रियाशीलता होगी RCl की, RCl से ज्यादा होगी RBr की, और RBr से ज्यादा होगी RI की। तो ये होती है क्रियाशीलता का क्रम SN2 रिएक्शन के लिए, और ये हमारी है SN1 और SN2 रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब